हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी आपका ये सेकंड पेपर है, अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका ये थर्ड पेपर है। और इससे पहले 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं आज, और ये क्लास नंबर 13 रहेगी। तो इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के क्या काम होते हैं। इससे पहले हम परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी में क्या संबंध होता है और परामर्शदाता के क्या कार्य होते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस क्लास में हम लोग निर्देशन और परामर्श केंद्रों के कार्य क्या होते हैं इनको समझेंगे। देखिएगा, भारत में निर्देशन और परामर्श केंद्रों का गठन कार्य और प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित स्तरों पर किया गया है, यानी कि अलग अलग लेवल्स पर इसके काम को बांट दिया गया है। पहला जैसे स्तर है राष्ट्रीय स्तर के केंद्र, ठीक है। दूसरा है राज्य स्तर के केंद्र हो गए, ये पर निर्देशन और परामर्श के केंद्र हैं। विश्वविद्यालय स्तर के केंद्र हो गए, महाविद्यालय स्तर के केंद्र हो गए, विद्यालय स्तर के केंद्र और निजी संस्थाएं, ये क्या है, निर्देशन और परामर्श जो है निर्देशन और परामर्श के केंद्र हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है समझते हैं निर्देशन और परामर्श के जो केंद्र हैं इनकी बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निर्देशन और परामर्श के केंद्र के रूप में निम्नलिखित संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे आपका केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, यह भी राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है निर्देशन और परामर्श के केंद्र के रूप में। इसमें क्या है कि मुदालियर आयोग 1953 की सिफारिश पर इस ब्यूरो का गठन किया गया था और शुरुआत में इसे केंद्रीय शिक्षा संस्थान के साथ जोड़ा गया, बाद में इसे एनसीईआरटी में मिला दिया गया, ठीक है। आजकल इस संस्था के मनोविज्ञान विभाग में इस संस्था को क्या कर दिया गया है, मनोविज्ञान विभाग में मिला दिया गया है। इस ब्यूरो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, देश में निर्देशन के प्रति चेतना पैदा करना, जागरूकता पैदा करना, निर्देशन कार्यक्रमों को नेतृत्व प्रदान करना और निर्देशन आंदोलन को मजबूत बनाने संबंधी काम थे इसके। किसके, जो हमारा केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो है, जिसका गठन मुदालियर आयोग की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी। इस संस्था की स्थापना दिल्ली में 1961 में की गई थी। यह परिषद केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा संबंधी सुधार के लिए सुझाव देती है। क्या करती है जो परिषद है, वो केंद्र सरकार का जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसको शिक्षा से संबंधित क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं उससे रिलेटेड सुझाव देती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यक्रमों को देश में लागू करने में सहायता करती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो भी कार्यक्रम है, जैसे आपका एनईपी 2020 हो गया, इसके जो भी कार्यक्रम है जिस तरीके से लागू की जाएगी, जो भी सिलेबस रहेगा, ठीक है, उसको देश में लागू करने में हेल्प करता है एनसीईआरटी। इस परिषद में अनेक विभागों के साथ निर्देशन और परामर्श विभाग भी काम कर रहे हैं। ये विभाग निर्देशन और परामर्श के प्रशिक्षण का काम भी करते हैं। दूसरा है अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संघ। तो ये जो हमारा अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संघ है, ये राष्ट्रीय स्तर पर इस संघ की स्थापना की गई है और इस संघ का मुख्य काम क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्देशन कार्यक्रमों और विचारधाराओं का प्रसार करना और जो विभिन्न निर्देशन कार्यक्रम हैं उनको समन्वित करने का काम करता है। तो ये जो संघ है वो निर्देशन साहित्य का प्रकाशन और वितरण करता है एंड जो है कि ये संघ निर्देशन संबंधी एक पत्रिका आती है तो उसका भी प्रकाशन करने का, उसको भी ये पब्लिश करता है, उसको भी प्रकाशित करता है। तो ये हमारे काम थे किसके, ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्देशन और परामर्श के जो काम होते हैं उनकी बात हो गई। अब बात करते हैं राज्य स्तर के जो निर्देशन और परामर्श केंद्र हैं। राज्य स्तर पर निर्देशन और परामर्श के केंद्र के रूप में निम्नलिखित संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे आपका राज्य निर्देशन ब्यूरो हो गया। वर्तमान में भारत के प्रायः प्रत्येक राज्य में, लगभग हर राज्य में राज्य निर्देशन ब्यूरो काम कर रहे हैं। राज्य स्तर के ब्यूरो पाठ्यक्रम और जीविका चयन में छात्रों की सहायता, समायोजन में सहायता, विद्यालय के कर्मचारियों में निर्देशन के प्रति जागरूकता पैदा करना, माता पिता को निर्देशन का बोध करवाना,
प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना आदि काम करते हैं। राजस्थान में ऐसे ब्यूरो की स्थापना सन 1958 में हुई और इसका कार्यालय जो है वो बीकानेर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ये मनोविज्ञान शाला जो है ब्यूरो के नाम से इलाहाबाद में 1947 में स्थापित किया गया था। ये हमारा राज्य निर्देशन ब्यूरो है। दूसरा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको SCERT भी कहते हैं। तो जो SCERT है, राज्यों में शिक्षा निदेशालय के अधीन इन परिषदों की स्थापना की गई है। ठीक है, ये परिषद भी निर्देशन के क्षेत्र के अनेक कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। फिर रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय। रोजगार निदेशालय अक्सर प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले में स्थापित किए गए हैं। ये व्यक्तियों को रोजगार दिलवाने और नियोक्ताओं को उचित व्यक्तियों के चयन में सहायता करते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करने का काम करते हैं। फिर है विश्वविद्यालय स्तर के जो निर्देशन केंद्र हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में रोजगार ब्यूरो स्थापित किए हैं। इनके द्वारा छात्रों के रोजगार के अवसरों की सूचना दी जाती है। अब अनेक कंपनियां आकर छात्रों का चयन कर रही हैं। फिर है विद्यालय स्तर के केंद्र। विद्यालय स्तर के जो केंद्र हैं, कुछ विद्यालयों ने अपने यहाँ निर्देशन केंद्र अपने छात्रों के लिए स्थापित किए हैं। सीमित साधनों और अप्रशिक्षित शिक्षकों के कारण निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन अधिक सफलतापूर्वक संभव नहीं हो पाता है। किसके कारण? साधन सीमित हैं और शिक्षक अप्रशिक्षित हैं, जिसके कारण निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन अधिक सफलतापूर्वक संभव नहीं हो पाता है। इस स्तर पर शैक्षिक निर्देशन की अधिक आवश्यकता आन पड़ती है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना बस पढ़ लो, काम चल जाएगा आपका। निर्देशन और परामर्श केंद्र के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। निर्देशन के उपकरण और तकनीकें कौन कौन सी होती हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकटेन ने 7 प्रकार की विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिसमें परामर्श की प्रक्रिया उपयुक्त हो सकती है। ये परिस्थितियाँ क्या हैं? जब किसी छात्र को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए उन समाधानों के पर्याप्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता भी अनुभव हो, तब जो है कि विशिष्ट परिस्थितियां। तो यहाँ पे ब्रैकडेन ने ये बताया कि 7 प्रकार की ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे परामर्श की जो प्रक्रिया है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और परामर्श वहाँ पे देना चाहिए। तो जब किसी छात्र को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए उन समाधानों का पर्याप्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता अनुभव हो तो उसको परामर्श दिया जाना चाहिए। जब कोई छात्र किसी असमंजस से संबंधित समस्या से स्वयं को मुक्त कर पाने में असक्षम अनुभव कर रहा हो तब उसे परामर्श की ज़रूरत है। जब कोई छात्र अपने तनावों अथवा विवेक क्षमता के अभाव में अपनी समस्या का समाधान न कर पा रहा हो तब उसको उचित और सही परामर्श की आवश्यकता है। जब कोई छात्र अपनी समस्या के समस्त पहलुओं को सही ढंग से नहीं समझ पा रहा हो, जब कोई छात्र स्वयं ये अनुभव करे कि कोई व्यक्ति उसकी समस्या के समाधान के लिए सुझाव दे तो उसे सुझाव देना चाहिए, वहाँ पे परामर्श की आवश्यकता है। जब समस्या के असमाधान से संबंधित सुविधाएं सेवार्थी के पास उपलब्ध ना हो, जब कोई छात्र अपनी समस्याओं से अपरिचित हो और उसे उन समस्याओं के प्रति सजग करने की आवश्यकता होती है, तब वहाँ पे परामर्श की आवश्यकता आती है और होती है, वहाँ पे परामर्श दिया जाना चाहिए। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि निर्देशन की प्रत्येक परिस्थिति में परामर्श की व्यवस्था संभव नहीं है। परामर्श की परिस्थितियों की स्पष्ट जानकारी के उपरांत ही परामर्श की परिस्थितियों यानी कि कंडीशन क्या है, जब तक इसकी स्पष्ट जानकारी ना हो तब तक परामर्श की जरूरत नहीं है। परामर्श तब तक परामर्श न दिया जाए और स्पष्ट जानकारी के बाद ही परामर्श के कार्यतंत्र अथवा उससे संबंधित विधियों एवं प्रविधियों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। इसके कार्यतंत्र के अंतर्गत जिन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं। क्या क्या है? जैसे नंबर 1 तो आपका आ गया प्रेक्षण या अवलोकन। गुड के अनुसार कहा गया है कि अवलोकन का उपयुक्त परिस्थितियों में व्यक्ति के प्रकट व्यवहार से संबंधित होता है। जैसे प्रेक्षण विधि का अवलोकन विधि भी कहा गया है। इसको जस्ट मोमेंट, अवलोकन का उपयुक्त जो इसका यूज़ है वो परिस्थितियों में व्यक्ति के प्रकट व्यवहार से संबंधित होता है कि जो व्यक्ति है वह किस प्रकार का व्यवहार
प्रकट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही इसको यूज किया जा सकता है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि व्यवहार को जब ऑब्जर्व किया जाएगा तभी उसको उसके अकॉर्डिंग परामर्श भी दिया जाएगा। प्रेक्षण विधि को अवलोकन विधि भी कहते हैं। अवलोकन किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। भाई ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑब्जर्वेशन तो जानते हैं लेकिन प्रेक्षण अवलोकन नहीं जानते। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से निहारना, देखना। अवलोकन या प्रेक्षण द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों एवं क्रियाओं का विवरण प्राप्त किया जाता है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति की प्रतिदिन की क्रियाओं और व्यवहारों का निश्चित समय एवं समय समय पर विवरण इकट्ठा किया जाता है। कौन व्यक्ति किस समय पर क्या क्रिया कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, किस परिस्थिति में वह किस तरीके का व्यवहार करता है, ठीक है, इन सब चीज़ों पर नज़र रखी जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है उसको। अवलोकन विधि न केवल एक व्यक्ति के अध्ययन में बल्कि व्यक्तियों के समूह के अध्ययन में भी लाभकारी होती है। अवलोकन विधि बहुत पुरानी विधि है। प्राचीन काल में मानव द्वारा अवलोकन विधि का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में मानव के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग अवलोकन विधि का होता था, क्योंकि उसके पास दूसरे टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं थे, तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ ऑब्जर्वेशन का करता था, जिससे शिशु का व्यवहार कैसा है, चिकित्सक द्वारा रोगी का निरंतर अवलोकन करना कि रोगी को क्या क्या समस्या आ रही है, इसका कैसे कैसे उपचार किया जा सकता है। अब शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में भी अवलोकन विधि का अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा है। निर्देशन प्रक्रिया में भी इस विधि के द्वारा व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा अवलोकन होता है। अवलोकन कई प्रकार का होता है, जैसे अवलोकन का वर्गीकरण भी परिस्थितियों के अनुसार ही होता है। जिस प्रकार की परिस्थिति उस प्रकार का अवलोकन। अतः निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति को परिस्थितियों को समझकर ये निर्णय लेना पड़ेगा कि उसे किस प्रकार का अवलोकन प्रयोग करना है। भाई परिस्थिति को देखकर ही अवलोकन का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहला आता है नियंत्रित प्रेक्षण। नियंत्रित प्रेक्षण में क्या होता है कि इसमें निश्चित परिस्थितियों में किया जाने वाला प्रेक्षण नियंत्रित प्रेक्षण कहलाता है। इसमें परिस्थितियां निश्चित होती हैं। कहने का मतलब है समय, स्थान, परिस्थितियां, छात्र के व्यवहार के पक्ष में यानी कि पूर्व में ही प्रेक्षण हेतु निश्चित कर लेते हैं। समय क्या रहेगा, स्थान क्या रहेगा, परिस्थितियां, ये सब चीज़ें इसमें पहले से फिक्स हो जाती हैं। अनियंत्रित में क्या होता है, इसमें प्रेक्षणकर्ता स्वतंत्र होता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रेक्षण की जाने वाली परिस्थितियों और व्यवहार के पक्षों को निश्चित करता है। आत्मप्रेरित प्रेक्षण जो होता है, इसमें व्यक्ति स्वयं अपना विवरण देता है। ऐसे प्रेक्षण में व्यक्ति प्रेक्षण विवरण में अनेक बातों को छिपा भी सकता है। प्रमापीकृत और स्वाभाविक अवलोकन। प्रमापीकृत अवलोकन के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन उस व्यक्ति की परीक्षा के समय किया जाता है। परीक्षण के समय में प्रकट की गई प्रतिक्रियाओं से उसके अनेक गुण भी स्पष्ट होने लगते हैं। दूसरी ओर अगर बात करें तो स्वाभाविक अवलोकन में व्यक्ति का अवलोकन उसके दैनिक कार्यों के माध्यम से सामान्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है बाहरी या आंतरिक अवलोकन। बाहरी अवलोकन के लिए किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों की पड़ताल करता है ना, उसको जांचता है और रिकॉर्ड तैयार करता है। आंतरिक अवलोकन के अंतर्गत स्वयं प्रेरित अवलोकन करता है और स्वयं के बारे में स्वयं ही सब कुछ बताता भी है। पहले स्वयं का अवलोकन करता है, फिर अपने ही बारे में सब कुछ बताता भी है। निर्देशित या उपपत्ति। निर्देशित अवलोकन में पूर्व निर्धारित यानी पहले से निर्धारित सूची के आधार पर ही अवलोकन किया जाता है। उपपत्ति में अवलोकन करने वाला व्यक्ति किसी प्रकार की दी हुई परिस्थिति का अवलोकन करता है। तो ये जो है कि अवलोकन के कुछ प्रकार हैं, जिसमें सब कुछ नियंत्रित होता है, अनियंत्रित में नियंत्रित नहीं होता। आत्म प्रेक्षण में व्यक्ति जो है वो अपना स्वयं का करता है अवलोकन और फिर उसको अपना जो है उसमें छिपा भी सकता है। फिर ये स्वाभाविक अवलोकन होता है, बाहरी या आंतरिक अवलोकन हो गया, एंड निर्देशित या उपपत्ति अवलोकन। अब बात करते हैं अवलोकन के कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे अवलोकन करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिए। कौन कौन से सिद्धांतों का अवलोकन करना चाहिए? एक समय में एक ही विद्यार्थी का अवलोकन किया जाना चाहिए, ये एक सिद्धांत है। यदि आप एक समय एक ही व्यक्ति को ऑब्जर्व करेंगे तो आप सही ठीक तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे, और एक से अधिक व्यक्ति को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। एक समय में एक ही विद्यार्थी का अवलोकन किया जाना चाहिए,
एक से अधिक विद्यार्थियों का अवलोकन अधिक विश्वसनीय नहीं रहता, उसमें गलतियां होंगी। विद्यार्थियों का, और आप ठीक से अवलोकन भी नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थियों का अवलोकन नियमित क्रियाओं में होना चाहिए। विद्यार्थियों का अवलोकन उन विद्यार्थियों की दैनिक गतिविधियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। जैसे कक्षा में पढ़ते समय अवलोकन कीजिए, खेल के क्षेत्र में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय उसका अवलोकन होना चाहिए, लंबे समय तक अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि थोड़े समय में किया गया अवलोकन अधूरा कह सकते हैं, उसमें आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। अवलोकन करने की अवधि लंबी होनी चाहिए। जब आप लंबे समय तक अवलोकन कर पाएंगे तो आप उसको ठीक से समझ पाएंगे। कम समय तक किया गया अवलोकन अधिक विश्वसनीय नहीं रहता। पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन किया जाए। अवलोकन करते समय अवलोकनकर्ता का ध्यान केवल विद्यार्थी तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उन परिस्थितियों का अवलोकन भी करना चाहिए जिनमें व्यक्ति को या विद्यार्थी को काम करना होता है, उनका भी अवलोकन किया जाए। ऑब्जर्वेशन के कुछ लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं ऑब्जर्वेशन के, आइए लाभ का वर्णन करते हैं। ऑब्जर्वेशन विधि व्यक्तिगत और समूह दोनों परिस्थितियों में ही लाभदायक है। अवलोकन विद्यार्थी के वास्तविक व्यवहार को रिकॉर्ड करता है, अतः ये अधिक विश्वसनीय होता है, यानी कि जो उसका वास्तविक व्यवहार है आप उसको समझ पाते हैं क्योंकि आप खुद उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये विधि लचीली होती है और ये बहुत सी परिस्थितियों में प्रयुक्त की जा सकती है। कोचिंग के लिए खेलों और कौशलों का अवलोकन किया जा सकता है। अवलोकन विधि का उपयोग अध्यापक शैक्षिक परिस्थितियों में भली भांति कर सकते हैं। तो ये अवलोकन के लाभ हो गए। अब नेक्स्ट हमारी जो विधि है वो है साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू को आप समझते हैं, जिसमें दो व्यक्ति आमने सामने बैठ कर के बात करते हैं। देखिएगा अच्छा आपको बताते चलें कि अगर आपने अभी तक पेड कंटेंट नहीं लिया है तो उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज कंटेंट रहेगा, प्लस PYQs प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, प्लस क्वेश्चन आंसर जिसमें लॉन्ग शॉर्ट सभी क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इंटरव्यू की बात कर ली जाए तो साक्षात्कार जो है वो एक आत्मनिष्ठ विधि है, जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं और गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। व्यक्ति की समस्याएं क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, उसकी योग्यता क्या है। साक्षात्कार निर्देशन कार्यविधि का एक आवश्यक अंग है, जिसे परामर्श प्रक्रिया का हृदय माना जाता है। विद्यालयों में छात्रों के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न होती, बिल्कुल डेफिनेटली। इन समस्याओं को के समझने और उनके समाधान में छात्रों को सहायता करने के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण विधि मानी गई है। बिंघम तथा मूल के अनुसार साक्षात्कार वह गंभीर वार्तालाप है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। भाई इंटरव्यू में क्या होता है, गंभीर वार्तालाप होती है ना, जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही साक्षात्कार किया जाता है, न कि केवल संतोष के लिए बातचीत। संतोष यानी सेटिस्फैक्शन। पोलिंग यंग कहते हैं साक्षात्कार वह क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। गुड और हैट किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। तो ये साक्षात्कार का अर्थ परिभाषा हो गई। साक्षात्कार कई प्रकार का होता है, देखिए जैसे कि नंबर 1 हो गया आपका नियुक्ति साक्षात्कार। किसी भी जीविका में नवीन नियुक्ति के लिए व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाता है। किसी भी जीविका में नवीन नियुक्ति के लिए, यानी कि जब आप नई जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इस इंटरव्यू का प्रमुख उद्देश्य जीविका के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता निश्चित करना है। इसमें जीविका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी आप नौकरी करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये प्रश्न साक्षात्कार करने वाले के द्वारा पूछे जाते हैं और ये प्रश्न साक्षात्कार करने वाले के, हाँ ठीक है, इतना इनफ है, डबल हो गई लाइन। सूचनात्मक साक्षात्कार, इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के साक्षात्कार में छात्र को निष्पत्ति और विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की व्याख्या संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, निष्पत्ति यानी कि यहाँ पे आपकी अचीवमेंट, उपलब्धि। छात्रों को भिन्न भिन्न नौकरियों, जीविकाओं और शिक्षण संस्थाओं के संबंध में सूचनाएं देना सूचनात्मक साक्षात्कार का उद्देश्य है। फिर आता है आपका निदानात्मक साक्षात्कार, जिसको डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कहते हैं। इस साक्षात्कार का उद्देश्य है छात्र के घर और वातावरण आदि से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना। तथ्य संकलन निदान का महत्वपूर्ण अंग होता है।
परामर्श साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आधार माना जाता है। जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, यह परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आधार माना जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति में सूझ उत्पन्न करना, जो कि आत्मबोध प्राप्त करने में सहायक होती है। उपचारात्मक साक्षात्कार की बात की जाए, ट्रीटमेंट इंटरव्यू की, इसमें व्यक्ति से इस प्रकार वार्तालाप किया जाता है कि उसको अपनी चिंताओं एवं परिस्थितियों से मुक्ति मिले, उसका समायोजन ठीक हो सके, वो अपनी सभी चिंताओं, भावनाओं आदि को व्यक्त करके अपने मन के भार को दूर करता है। इस प्रकार से आप ये उपचारात्मक साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो ये साक्षात्कार के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं साक्षात्कार के लाभ की, बेनिफिट्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के लाभ क्या होते हैं? इस विधि का प्रयोग समस्याओं और उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, साक्षात्कार विधि का प्रयोग में लाना सरल है, छात्रों की अंतर्दृष्टि को डेवलप करने में सहायक होता है और संपूर्ण व्यक्ति को समझने की ये उत्तम विधि है, क्योंकि जब हम साक्षात करते हैं तो व्यक्ति को सामने बैठा करके उसके बारे में जानते हैं। व्यक्ति की अभिवृत्ति, संवेग, विचार आदि सभी का अध्ययन होता है। साक्षात्कार देने वाले को अपनी समस्याएं प्रकट करने का साक्षात्कार अच्छा अवसर प्रदान करता है कि वो अपनी समस्याएं खुल करके साक्षात्कार लेने वाले के सामने रख सकता है। और छात्र की समस्याओं के कारण ज्ञान करने में साक्षात्कारकर्ता की सहायता भी करता है। तो ये साक्षात्कार के क्या हो गए? लाभ हो गए। अब बात करते हैं सोशियोमेट्री जो मेथड है, यानी कि समाजमिति विधि की बात करते हैं। देखिए, समाजमिति विधि जो है, समाजमिति द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक सामाजिक संबंधों का पता लगाया जाता है। पारस्परिक जो उसके सामाजिक संबंध हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है। आप सभी को पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना भी गया है। व्यक्ति की समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ रहना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता, उसको समाज के साथ रहना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला रह करके अपनी जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं। आवश्यकताएं उसकी जो है ज़रूरतें हैं वो समाज में रहकर ही पूरी हो सकती हैं। तो व्यक्ति के समाज में व्यक्तियों के साथ रहना पड़ता है। सामाजिक वातावरण का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सामाजिक वातावरण में व्यक्ति को रह करके समायोजन करना पड़ता है और दूसरे व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध भी विकसित करने होते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक वातावरण में ये आवश्यक नहीं है, समझिए पॉइंट को, सामाजिक वातावरण में ये आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति को अन्य सभी व्यक्ति चाहते हों। भाई जरूरी तो नहीं कि एक व्यक्ति है वो सबका प्यारा हो, सब उसको चाहते हों। यह भी संभव है कि एक परिस्थिति में एक व्यक्ति को अन्य सभी व्यक्ति पसंद करते हों अथवा चाहते हों, लेकिन दूसरी परिस्थिति में उसी व्यक्ति को कोई भी अन्य व्यक्ति पसंद नहीं करता। ठीक है भाई, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस पैदा होती हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है उसमें आपको खूब पसंद किया जा रहा है, आपकी वाहवाही हो रही है, लेकिन वहीं पे दूसरी सिचुएशन में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कोई दूसरा है। तो ये भी हो सकता है सामाजिक वातावरण में। ठीक है, तो समाजमिति एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है। भाई आपकी समाज में क्या वैल्यू है, इसका पता लगाने के लिए सोशियोमेट्री मेथड का यूज किया जाता है। यहाँ पे J.W. बेस्ट कहते हैं कि समाजमिति एक समूह के सदस्यों में सामाजिक संबंधों का वर्णन करने की एक प्रविधि है। वहीं पर ब्रोन, फेन, ब्रेनर के अकॉर्डिंग कहा गया है कि समाजमिति सामाजिक स्तर, संरचना और विकास को समूहों के सदस्यों के बीच स्वीकृति और अस्वीकृत की सीमा के माध्यम से मापकर मालूम करने, वर्णन करने और मूल्यांकन करने की एक विधि है। इस विधि से ज्ञात होता है कि कौन सा विद्यार्थी या व्यक्ति अपने समूह में अपना स्थान नहीं बना पाया। क्या होता है इससे? कौन सा विद्यार्थी या व्यक्ति है जो समूह में अपना स्थान नहीं बना पाया। भाई ग्रुप है, उसमें ग्रुप में क्या होता है, मान लीजिए अगर 20 लोगों का ग्रुप है तो उसमें कुछ होंगे जो उस ग्रुप के हेड होंगे। ठीक है, कोई होगा जो वाइस होगा, है ना, कोई किसी को कुछ पद दे देगा और कुछ आम लोग होंगे जिसको कोई महत्व नहीं देता होगा। तो ये अपनी सबकी अलग अलग पहचान है और ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति या विद्यार्थी की सामाजिकता की भावना को डेवलप किया जा सकता है
और उसे इस योग्य बनाया जा सके कि वह अन्य लोगों से दोस्ती कर सके। भाई हो सकता है कुछ लोगों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों कि दूसरों के साथ वो उनके तालमेल ना बैठता हो, है ना, या उसकी जो हैबिट्स हैं वो लोगों को पसंद ना आते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस मेथड के माध्यम से ये भी प्रयास किया जाता है कि यह जो व्यक्ति है ये दूसरों के साथ कैसे जो है फ्रेंडशिप कर पाए एंड कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, ये भी इसमें सिखाया जाता है। अब समाजमिति विधि के कुछ प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पे राइट स्टोन और डस्टमैन कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट स्टोन, डस्टमैन और रॉबिन्सन ने समाजमिति 3 विधियों का उल्लेख किया है। पहली विधि तो किसी एक व्यक्ति से ये पूछा जा सकता है कि वह अपने समूह में से कितने व्यक्तियों के साथ एक दिए हुए मापदंड के आधार पर रहना पसंद करेगा। ठीक, ये पूछा जा सकता है कि अपने समूह में से कितने व्यक्तियों के साथ वो जो भी कुछ क्राइटेरिया दिया जाएगा उसके बेस पे उसके साथ रहना पसंद करेगा। किसी एक व्यक्ति से अपने वर्ग के सभी सदस्यों का एक पूर्व निर्धारित यानी जो पहले से तय है उसके अकॉर्डिंग क्रम निर्धारण करने के लिए भी कहा जाएगा। तीसरी बात क्या बताई, किसी एक व्यक्ति से अपने समूह के ऐसे सदस्यों को चुनने के लिए कहा जाए जिनमें कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, ये समाजमिति विधियों के ये 3 प्रकार बताए गए हैं। अब इसके कुछ लाभ होते हैं। लाभ ये है, बेनिफिट्स ऑफ सोशियोमेट्री, समाजमिति एक ही नज़र में पूरे समूह के बारे में जानने में सहायता करती है। समाजमिति विभिन्न प्रक्रियाओं और परियोजनाओं यानी प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए उपयुक्त समूह बनाने में सहायता करती है। किसी भी समूह में समूह द्वारा पसंद किए जाने वाली व्यक्ति का पता लगाया जा सकता है। समाजमिति प्रविधि सामान्य रुचियों और कौशलों से युक्त व्यक्तियों के चयन में सहायक सिद्ध होती है। एंड समाजमिति विधि की सहायता से विभिन्न कार्यों या क्रियाओं के आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। ठीक है, समाजमिति विधि के उपयोग पढ़ेंगे, फिर जो बाकी जो टॉपिक रहेगा इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए समाजमिति विधि के उपयोग क्या होते हैं। समाजमिति विधि एक समूह के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की व्याख्या करती है और इसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है जिन्हें समूह में अच्छा स्थान प्राप्त हो, ऊंचा स्थान प्राप्त हो, और सामूहिक रूप से तिरस्कृत यानी कि जिसको समूह ने ठुकरा दिया है या अलगाववादी व्यक्तियों को पहचान करके उन्हें निर्देशन प्रदान किया जा सकता है कि कैसे आप समूह में अपनी जगह बना सकते हो, समूह के लीडर बन सकते हो, कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। और कक्षा में समस्याग्रस्त छात्रों को जानकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। ये विधि समूह में सामूहिकता और एकता की भावना को भी बढ़ाने का काम करती है, प्रसार करती है। तो यहाँ पे हमने इसके लाभ और उपयोग को भी समझा। अब जो अगला टॉपिक है परामर्श के उपकरण और तकनीकें, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी कि हम इस यूनिट को ख़त्म कर दें। ओके, तो क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर नोट्स नहीं लिए तो फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।